ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में होता है या लोअर से हायर में होता है तो आपको डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलती हैं, जैसे लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और फुंड। ये आपको पहले पता है, ये बोर एटॉमिक मॉडल बता के चला गया था। जीमन जो था, जो साइंटिस्ट था, उसने ये बोला कि अगर आप किसी भी एक ऐसे सोर्स को जो स्पेक्ट्रल लाइन को प्रोड्यूस करता है, किसी भी एक ऐसे सोर्स को जो स्पेक्ट्रल लाइन को प्रोड्यूस करता है, आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वो 2 और मोर देन 2 स्पेक्ट्रल लाइन को प्रोड्यूस करेगा, जिसमें से एक लाइन होगी प्रिंसिपल लाइन और 2-3 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन जो भी होंगी उसके आइदर साइड होंगी। उसी इफेक्ट को बोला गया जीमन इफेक्ट। एक बार फिर सुन लो। बोर का परमाणु मॉडल ये बोलता था कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में होता है, तो वहां पर आपको उस इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के संगत स्पेक्ट्रमी रेखा देखने को मिलती है। एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक स्पेक्ट्रमी रेखा देखने को मिलेगी, जैसे लाइमन है ना, बामर है। मान लो इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है तो बामर मिलता था देखने के लिए। लेकिन जीमन जो 1896 में आया, उसने ये बोला कि अगर हम किसी एक ऐसे स्रोत को जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं को उत्पन्न करता है, उसको अगर हम बाहर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र लेना पड़ेगा बाहर से आपको, उसके अंदर रखते हो या उसके बीच में रखते हो, तो बच्चों वो एक से ज्यादा स्पेक्ट्रमी रेखाओं को उत्पन्न करता है। इस प्रभाव को जीमन प्रभाव कहा जाता है। उस जब वो स्पेक्ट्रमी रेखाओं को उत्पन्न करता है तो एक रेखा मूल रेखा होती है और बाकी की रेखाएं उसके दोनों साइड होती हैं। वो अपन बात करते हैं अभी। तो जीमन ने 1896 में क्या बताया कि अगर आप एक ऐसे सोर्स को जो स्पेक्ट्रल लाइन को प्रोड्यूस करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वो सोर्स 2 और मोर देन 2 स्पेक्ट्रल लाइन को प्रोड्यूस करता है। इस इफेक्ट को बोला जाता है जीमन इफेक्ट। स्टार्टिंग में ये लिख दिया, अब देखो आगे चल के कंसेप्ट में क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो बच्चों आपको यहाँ पर पोल पीसेस लेने पड़ेंगे। इनको बोलते हैं पोल पीसेस, इनको बोलते हैं पोल पीसेस। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए स्पेशली डिजाइन की जाते हैं। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है कि अगर आप किसी मैग्नेटिक पोल पर, कोई भी आपका मैग्नेटिक पोल है, उस पर आप कॉपर की बाइंडिंग करके दोनों टर्मिनल को, जैसे दो पोल है आपके पास, दोनों पर कॉपर की बाइंडिंग करके दोनों टर्मिनल को आप बैटरी के किसी पॉइंट से कनेक्ट कर देते, जैसे मान लो प्लस वाला माइनस वाला बैटरी से कनेक्ट कर दिया। वायर के दोनों पॉइंटों को प्लस और माइनस से कनेक्ट करेंगे तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं ना। तो यहाँ पर बच्चों स्पेशली डिजाइन है आपका, इसको मैं लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं कॉनिकल, कॉनिकल शेप में होते हैं, कॉनिकल पोल पीस, पोल पीस शंक्वाकार आकृति होती है ना, शंक्वाकार आकृति, शंक्वाकार आकृति। देखो बच्चों, यहाँ पर ये है आपके कॉनिकल पोल पीस, शंक्वाकार आकृति के दो ध्रुव हैं आपके, पोल पीस हैं। ये आपका, ये और ये आपका आपका क्या है, ये सोर्स है जो स्पेक्ट्रल लाइन को प्रोड्यूस करेगा। एक स्रोत है जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं को उत्पन्न करेगा। ये एमएम जो होते हैं स्पेशली डिजाइन, एमएम को बोलते हैं विशेष प्रकार के चुंबक बोलते हैं, स्पेशली डिजाइन मैग्नेट होते हैं, स्पेशली डिजाइन मैग्नेट होते हैं जिनका शेप एक जैसे ही रहता है। आप देख रहे हो ये इसके पोल हैं, शेप एक जैसे रहता है और इस पर कॉपर की बाइंडिंग करके, इसके कॉपर की बाइंडिंग करने के बाद एक टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं और एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। अभी और बताऊंगा डिटेल में। अभी D1 आपका स्पेक्ट्रोमीटर है जिसकी हेल्प से आप स्पेक्ट्रल लाइन को देखोगे। D2 भी आपका स्पेक्ट्रोमीटर है जिसकी हेल्प से आप स्पेक्ट्रल लाइन को देखोगे। पोल पीसेस के बीच में आप देखो थोड़ा सा होल कर दिया है, उसका कारण ये है स्पेक्ट्रल लाइन को देखना है। नीचे से देखती हैं, ऊपर से देखने के लिए, इधर से देखने के लिए आप क्या करोगे, बीच में थोड़ा सा होल कर देते हैं या तो ऐसा बोलते हैं कट कर दिया है बीच में। ये आपको अगर बनाना है तो बना लो, मैं समझाता हूँ फिर इसको क्या है। डायग्राम और डेरिवेशन तो आप कर लिया करो,
नोट्सों में सर हो सकता एस है। क्या है सर, जो बीच बीच में बनाए हुए एस क्या है? अभी आपको बनाना है, बना लो 2 मिनट के लिए, फिर मैं समझा देता हूँ पूरा। अभी मैं तो ऐसे ही बता दिया ऑलरेडी जैसे बनाना है। जैसे मान लो आपको डायग्राम अगर मान लो मैं भेजूंगा अभी, तो देख लेना, अगर इस टाइप का है तो ठीक है, और नहीं है तो आप बना लिया करो कम से कम। डायग्राम को, डेरिवेशन को तो नोट करके चला करो, कोई भरोसा नहीं है। नोट्सों में क्या होता है, बच्चों के नोट्स हैं तो इस टाइप से क्या है हालांकि मैंने भी कुछ उसमें करेक्शन की। सर हम्म सर एक बार डायग्राम आप पे ना फिर से थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देंगे? ड्रॉ करते समय थोड़ा करूंगा ना अभी कंफ्यूजन तो हो रहा है। मैं करूंगा ना अभी तो। आपने बना लिया क्या सबने? हाँ सर। चलो तो देखो अब ध्यान से, बन गया ना? चलो, डायग्राम तो आप बना लिया करो। क्या है डायग्राम में, जैसे मान लो कोई मिस्टेक होगी तो आपको समझ में आएगा। देखो इधर देखना, 1 बाय 1 देखना, फिर डाउट है तो मुझे बताना। जीवन इफेक्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी बच्चों। इसको बोलते हैं पूरे को मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। इस पूरे को बोलते हैं क्या? मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। आपने देखा है मैग्नेट? मैग्नेट यहाँ अलग है। आपने जो देखा होगा वो उसमें एन पोल रहता है, एस पोल रहता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या करना है, मैग्नेट को जो आप डिजाइन करोगे, तो मैंने क्या बताया था, मैग्नेट तो मैग्नेट ही रहता है। आपको जो क्या करना है, उस पर बस कॉपर की बाइंडिंग करके, दोनों पोल पर कॉपर की बाइंडिंग कर, आप तो ऐसे समझ लो, एक मेरे पास एन पोल है, एक मेरे पास एस पोल है, दोनों पर कॉपर की बाइंडिंग करके, और दोनों वायर को आपको किससे जोड़ना है, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से। आप सुने बच्चों, ये है आपका एक सोर्स। क्या है? सोर्स। एक ऐसा सोर्स है जो स्पेक्ट्रल लाइन को प्रोड्यूस करता है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं को उत्पन्न करता है। जैसे सोडियम लैंप, सोडियम लैंप के बारे में अगर आप पढ़ोगे, सिलेबस में है नहीं आपके, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, एक एक्स्ट्रा बुक वगैरह जो भी, जहां से सोडियम लैंप जो रहता है, वो 2 और मोर देन 2 स्पेक्ट्रल लाइन को प्रोड्यूस करता है। दो तो मुझे पता है, D1 और D2। D1 और D2, एक की वेवलेंथ होती है 5896 D1 की, और D2 की होती है 5890। सोडियम लैंप जो होता है, एक्सटेंडेड सोर्स जो होता है, वो और भी सोर्स होते हैं कई सारे, जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं को, स्पेक्ट्रल लाइन को प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने वो सोर्स ले लिया। यहाँ कोई भी एक ऐसा सोर्स लेना है जो स्पेक्ट्रल लाइन को प्रोड्यूस करेगा, स्पेक्ट्रमी रेखाओं को उत्पन्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम लैंप बता दिया, ठीक है। उसको मुझे क्या रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। इसके बच्चों ये रहते हैं पोल पीसेस। क्या होते हैं? पोल पीसेस। पोल पीसेस में मैं होल करके रखता हूँ बीच में। होल करके मुझे इसलिए रखना पड़ता है, ये स्पेक्ट्रोमीटर है ना आपका D1, चाहे आप उसको इधर लगाओ चाहे आप उसको उधर लगाओ, आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन को देखना पड़ता है, इधर से ऐसे देखना पड़ेगा। तो जब तक होल नहीं होंगे तो इसके बीच में जो स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, वो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देख नहीं पाओगे। D1 जो स्पेक्ट्रोमीटर लगाया है मैंने, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो स्पेक्ट्रल लाइन बनती हैं, उनको देखने के लिए बनाया है, लगाया है D1। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है, वो आपको एग्जैक्ट दिखाई देंगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है, इधर भी दोनों साइड करना पड़ेगा, क्योंकि D1 आपकी मर्जी है, इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ। दूसरा, जो होता है स्पेशली डिजाइन किया गया है। स्पेशली डिजाइन का मतलब बच्चों केवल इतना ही रहता है कि इस पर कॉपर की बाइंडिंग करते हैं, और एक टर्मिनल को नेगेटिव से और दूसरे को पॉजिटिव से ऐड करते हैं। इनका शेप जो रहता है वो कॉनिकल शेप में रहता है। ये कॉनिकल शेप के पोल हैं आपके, ये रहता है। D2 जो स्पेक्ट्रोमीटर है, उसका यूज आप किसके लिए करोगे, जैसे आपकी स्पेक्ट्रल लाइन जो बनती है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन बन रही होंगी, उन सभी को देखने के लिए D2 स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। तो आपको 2 स्पेक्ट्रोमीटर लगाने पड़ते हैं, एक D1 है एक D2 है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देखना है तो D1 का यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है, उसके परपेंडिकुलर देखना है तो D2 का यूज करेंगे। और दोनों ही स्पेक्ट्रोमीटर
फेब्रिपेरोइटालोन, फेब्रिपेरोइटालोन ये बनाए जाते हैं। फेब्रिपेरोइटालोन एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे आप बारीक से बारीक स्पेक्ट्रल लाइन को भी देख सकते हो। जैसे बोहर के एटॉमिक मेटल में मैंने आपको क्या बताया था कि हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन लोअर ऑर्बिट में होता है तो बामर सीरीज मिलती है। लेकिन बामर सीरीज के साथ साथ बच्चों आपको और भी मिलती हैं, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, वो नहीं दिखती हैं आपको। उसका रीजन क्या है कि वहां स्पेक्ट्रोमीटर नहीं लगा है, और स्पेक्ट्रोमीटर भी अगर लगाना पड़ेगा तो आपको अच्छी मटेरियल का लगाना पड़ेगा, बेस्ट क्वालिटी का। तो वो किसके बनाते हैं हम? फेब्रिपेरोइटालोन के, जिससे आप बारीक से बारीक या जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन बनती हैं उन सभी को आप देख पाओ। एक बार फिर रिवाइज करवाता हूँ बच्चों, क्या करना पड़ता है। देखो ये पूरा मैग्नेट है, ये पूरा क्या है? मैग्नेट है, चुंबक है। ये उसके ध्रुव हो गए। इन ध्रुवों की आकृति आपको शंक्वाकार आकृति रखनी है। शंक्वाकार आकृति के ही बनाए जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। जैसे चाहो जैसे बनाए, शंक्वाकार बनाए, शंक्वाकार आकृति कर लेंगे तो शंक्वाकार आकृति के बनाए। ये एक ऐसा स्रोत है जिसको आपने चुंबकीय क्षेत्र यानी ध्रुवों के बीच में रख दिया है। चुंबकीय क्षेत्र यानी ध्रुवों के बीच में रख दिया है। ये दो या दो से ज्यादा स्पेक्ट्रम रेखाओं को उत्पन्न करेगा। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, सोडियम विसर्जन नलिका, सोडियम लेंस भी बोलते हैं, सोडियम डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं, कई सारे नाम होते हैं उसके। सोडियम डिस्चार्ज ट्यूब, सोडियम विसर्जन नलिका, सोडियम लैंप, जो बोलना है वो बोल दो। ये एक्सटेंडेड सोर्स होते हैं, इनको एक्सटेंडेड सोर्स बोलते हैं, विस्तृत स्रोत। ये क्या करते हैं? टू और मोर देन टू लाइन को या स्पेक्ट्रल लाइन को या स्पेक्ट्रम रेखाओं को उत्पन्न करते हैं। इसमें दो मैंने आपको बताई थी, D1 और D2 तो कंफर्म है। D1 और D2 स्पेक्ट्रम रेखाएं जो होती हैं आपकी अलग अलग तरंग दैर्घ्य की होती है। एक 5896 की होती है, एक 5890 की होती है, D1 और D2। तो ऐसा स्रोत रखना है, आप दुनिया का कोई भी स्रोत ले आओ, बस ये देख लेना ये दो या दो से ज्यादा स्पेक्ट्रम रेखाओं को उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपने वो रख दिया किसके बीच में? ध्रुवों के बीच में। ये जो चुंबक आपने बनाया है वो एक विशेष प्रकार का चुंबक बनाया है, जिसमें आपके ये ध्रुव है, आपके पीपी ध्रुव है, आपके शंक्वाकार आकृति के बनाए गए हैं। एमएम एक विशेष प्रकार का चुंबक है जिसमें आप कॉपर की बाइंडिंग करके रखोगे। कॉपर की बाइंडिंग करने के बाद एक टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है, एक को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना है, और दो स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करना है। एक तो लगाना है D1, इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, आपकी मर्जी, और दूसरा लगाना D2। चुंबकीय क्षेत्र में जितनी भी स्पेक्ट्रम रेखाएं बनेंगी उसके लिए आप D1 का यूज करना, और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जितनी भी स्पेक्ट्रम रेखाएं बनेंगी उसमें आप D2 का यूज करना। दोनों से आप क्या कर सकते हो? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बनने वाली स्पेक्ट्रम रेखाओं को देख सकते हो। बीच में होल इसलिए करके रखते हैं कि आपको स्पेक्ट्रम रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे। और दोनों स्पेक्ट्रोमीटर फेब्रिपेरोइटालोन के बनाए जाते हैं क्योंकि वो एक अच्छा मटेरियल रहता है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पेक्ट्रम रेखाओं को भी देख सकता है। कहने का मतलब ये हुआ। ये रही इसका कंस्ट्रक्शन। मिटाता हूँ। इतनी थ्योरी आपको मिलेगी नहीं, मतलब मैंने आप जो बताई है आपको थोड़ी ज्यादा बताई है, आपको तो शॉर्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मिटा दूं? चलो, तो D1 D2 दो स्पेक्ट्रोमीटर लगाने हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देखना है तो D1 का यूज करना, और मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट देखना है तो D2 का यूज करना। चलो, अब उसके बाद है आपके दो टाइप के जीमन इफेक्ट होते हैं, एक नॉर्मल एक अनॉर्मलस। नॉर्मल और अनॉर्मलस जीमन इफेक्ट, सामान्य जीवन प्रभाव और असामान्य जीवन प्रभाव। पिछले टर्म में शायद मैंने मुंह से गलत निकल गया था मेरे हिसाब से। तो दो टाइप के जीवन इफेक्ट होते हैं, नॉर्मल और अनॉर्मलस जीवन इफेक्ट। नॉर्मल जीवन इफेक्ट क्या होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड को आप स्ट्रॉन्ग रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड को क्या रखोगे? स्ट्रॉन्ग, तो नॉर्मल बनेगा। और अनॉर्मलस जीवन इफेक्ट कब बनेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड को वीक रखते हैं, वीक। अब उसकी रेंज याद रखना है आप, मतलब ऐसी जरूरी नहीं है आपको, अगर ऐसा भी नहीं है कि रेंज कंफर्म ही है कि याद ही रखना है, आप तो वीक लिख दोगे तब भी चलेगा। आप लिख देना कि नॉर्मल जीवन इफेक्ट कब मिलता है हमें?
जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रखते हैं, और एनोमलस जीवन इफेक्ट तब मिलता है जब मैग्नेटिक फील्ड वीक रखते हैं। वीक मतलब 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर से स्टार्ट होगा 1 तक, 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर से स्टार्ट होगा 1 तक, और स्ट्रॉन्ग का मतलब 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, जो भी रेंज हो 1 से 2 3 4 5 6। तो आप तो वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए केवल याद रखें, वीक रखेंगे तो अनोमलस मिलेगा, स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो नॉर्मल मिलेगा। सामान्य जीवन प्रभाव तब प्राप्त होता है जब चुंबकीय क्षेत्र को आप प्रबल रखते हो, उसकी रेंज होती है 1 से बड़ी या 1 भी मान सकते हो। और असामान्य जीवन प्रभाव आपको तब मिलेगा जब चुंबकीय क्षेत्र आप कमजोर रखते हो, दुर्बल रखते हो, जिसकी रेंज 0.01 से स्टार्ट हो जाती है वेबर पर मीटर स्क्वायर से 1 तक, और 1 से ज्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 2 टाइप के जीवन इफेक्ट हो गए आपके, नॉर्मल और अनोमलस, सामान्य और असामान्य। बात करते हैं सामान्य जीवन प्रभाव की, नॉर्मल जीवन इफेक्ट की। तो बच्चों नॉर्मल जीवन इफेक्ट कब मिलता है, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, सामान्य जीवन प्रभाव, सामान्य जीवन प्रभाव, नॉर्मल जीवन इफेक्ट, जीवन प्रभाव, नॉर्मल जीवन इफेक्ट, सामान्य जीवन प्रभाव। इसमें मैग्नेटिक फील्ड को आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। तो अब जैसे मैं सुना भी दूंगा ना तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, किसमें कहाँ मिलना है, अभी देखना ओवरलैपिंग हो जाएगी। सामान्य जीवन प्रभाव, नॉर्मल जीवन इफेक्ट, आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग रखा। क्या रखा, स्ट्रॉन्ग। तो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से आपने जोड़ के रखा है। तो जब जैसे मान लो आपने सपोज करो कोई सोर्स ले लिया, ध्यान से सुनना, एक आपने कोई सोर्स ले लिया, मान लो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो वो केवल एक स्पेक्ट्रल लाइन देगा। कितनी देगा, एक सोर्स रख दिया, मान लो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई नहीं किया है, तो वो अपने हिसाब से एक स्पेक्ट्रल लाइन को कम से कम देगा ही देगा। फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र, वो सोर्स मैग्नेटिक फील्ड को मांगता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, तब मैं जाके 2 और मोर देन 2 स्पेक्ट्रल लाइन दूंगा। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, वो भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो उस सोर्स ने क्या किया, स्पेक्ट्रल लाइन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। अब वो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस करेगा, आपने क्या किया, हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, सोर्स ने स्पेक्ट्रल लाइन को प्रोड्यूस किया, आपने जाके D1 पे पहुंच गए। D1 जो स्पेक्ट्रोमीटर था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने देखा। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने देखा, तो वहां पर आपको केवल 2 लाइन दिखी। कितनी लाइन, 2 लाइन। जो प्रिंसिपल लाइन थी वो नहीं दिख रही। एक्सपेरिमेंट करने पर सारी चीजें पता चलती हैं। प्रिंसिपल लाइन नहीं दिख रही, केवल उसकी आइदर साइड में जो लाइन थी ना वो दिख रही है। D1 से देखा तो मुझे केवल कौन सी लाइन दिखी, 1 2, 2 लाइन दिखी। किससे देखने पर, D1 से देखने पर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देखने पर। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो एक ही मिल रही है, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, देख लिया है। मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई नहीं करोगे तो ऐसे एक है बस, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो आपको 2 लाइन देखने को मिल जाएंगी। कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। आपने देखा D1 से देखा, प्रिंसिपल लाइन नहीं दिख रही है उसमें। और ये दोनों लाइन जो होती हैं वो सर्कुलरली पोलराइज्ड होती है, सर्कुलरली पोलराइज्ड। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा यार कि पोलराइजेशन क्या होता है। सर्कुलरली पोलराइज, इलिप्टिकल पोलराइज, लीनियर पोलराइज, ये प्लेन पोलराइज, ये पोलराइजेशन होते हैं, और ये आएंगे आपके 4th चैप्टर में। और वहां मैं बताऊंगा कि पोलराइजेशन लाइट या स्पेक्ट्रल लाइन, कौन सी लाइट स्पेक्ट्रल, कौन सी लाइन या कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन या कौन सी लाइट पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड, उसके लिए 2 इंस्ट्रूमेंट का ज्यादा यूज करते हैं। एक निकोल प्रिज्म और एक आपका आता है पोलराइजर। आपने 11th-12th में पढ़ा है, एक निकोल प्रिज्म और एक पोलराइजर, एक निकोल प्रिज्म एक पोलराइजर। ये लाइट प्लेन पोलराइज्ड है कि सर्कुलर पोलराइज्ड है कि इलिप्टिकल पोलराइज्ड है, उसका पता करने के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, एक तो पोलराइजर और दूसरा होता है निकोल प्रिज्म। ठीक है, वो अपन अलग से लगा देते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, छोड़ो उसको, नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो D1 से आपने देखा तो आपको दिखा यार प्रिंसिपल लाइन नहीं दिखी,
केवल 2 लाइन दिख रही हैं आपकी, केवल कितनी 2 लाइन दिख रही हैं, वो भी दोनों की दोनों सर्कुलर पोलराइज्ड होंगी। निकोल प्रिज्म की हेल्प से आपने पता कर लिया। फिर आप D2 पर पहुंचे, तो D2 पर जब आप देखोगे D2 स्पेक्ट्रोमीटर से, तो वहां पर बच्चों आपको 3 लाइन दिखती है, प्रिंसिपल लाइन और उसके आइदर साइड में जो लाइन होती है, प्रिंसिपल लाइन और उसकी आइदर साइड में जो लाइन होती है। प्रिंसिपल लाइन वो लाइन होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। और आइदर साइड में जो लाइन मिलती है उनकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम दोनों होती हैं। जैसे प्रिंसिपल लाइन की फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू नॉट है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी मिलेगी न्यू नॉट प्लस न्यू, मान लो यहाँ मिलेगी न्यू नॉट माइनस। और ये तीनों की तीनों लाइट प्लेन पोलराइज्ड होंगी। कैसी होंगी? प्लेन पोलराइज्ड। कैसे पता चला? पोलराइजर की मदद से। अब ये प्लेन मिलेन छोड़ो, अभी तो बाद में डिस्कस करेंगे इनको लास्ट में। प्लेन पोलराइज्ड होंगी। एक बार फिर सुनाता हूँ कहानी आपको नॉर्मल की। सामान्य जीवन प्रभाव के लिए आपको चुंबकीय क्षेत्र प्रबल रखना पड़ेगा। आपने देखा चुंबकीय मैग्नेट तो है ही आपके पास, बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा, और बैटरी के टर्मिनल से जोड़ने के बाद चुंबकीय क्षेत्र को आपने 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर कर लिया। 1 वेबर पर मीटर। पहले आपने चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई नहीं किया है, सोर्स ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो एक ही स्पेक्ट्रमी रेखा देगा आपको, एक ही स्पेक्ट्रमी रेखा देगा। लेकिन जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दोगे, तो उसके बाद वो सोर्स अपनी फॉर्म में आ जाएगा और स्पेक्ट्रमी रेखाओं को उत्पन्न करने लगेगा। आपने चुंबकीय क्षेत्र को रखा 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर या उससे ज्यादा। वो कैसे रखते हैं? कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है, अरे यार चुंबकीय क्षेत्र को 1 वेबर कैसे करेंगे? मैग्नेट की मदद से। जो चुंबक है वही तो चुंबकीय क्षेत्र देता है। मैंने क्या बताया था, मान लो एक इतना बड़ा चुंबक है, ठीक है, वो छोटे से चुंबक को दूर से भी खींच लेगा। एक इतना बड़ा चुंबक है, वो छोटे से चुंबक को खींच पाएगा क्या? उस हिसाब से मैग्नेट बना देते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को आपने क्या किया? प्रबल रखा सामान्य जीवन प्रभाव के लिए। फिर उसके लिए आपने क्या किया कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनने लगी। तो आपने D1 से देखा, तो D1 से देखने पर केवल आपको कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखी? 2। केवल कितनी दिखी? 2। जो मेन वाली थी ना, प्रिंसिपल वाली, वो नहीं दिख रही, मूल रेखा नहीं दिख रही, उसके दोनों साइड वाली रेखाएं दिखती हैं। एक्सपेरिमेंटली यही देखा जाता है। देखते हैं सीधी जो बीच में मिलने वाली तो वो नहीं दिख रही, ऊपर नीचे की दिखती है दोनों। तो बच्चों जब ऊपर नीचे की दोनों स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखती हैं, तो उसने ये देखा कि ये मैं स्पेक्ट्रोमीटर D1 की हेल्प से देखता हूं, तो मुझे केवल कितनी रेखाएं दिख रही हैं? स्पेक्ट्रमी रेखाएं 2। और दोनों की दोनों रेखाएं वृत्तीय ध्रुवित होती हैं। वृत्तीय ध्रुवित होती हैं। कोई भी प्रकाश किरण या कोई भी स्पेक्ट्रमी रेखा ध्रुवित है या अध्रुवित है, उसका पता करने के लिए, ध्रुवित है या अध्रुवित है उसका पता करने का एक ही तरीका है, या तो निकोल प्रिज्म इंस्ट्रूमेंट का यूज करो, या पोलरोमीटर का यूज करो, या पोलेरॉइड का यूज करो, जो आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो। पोलेरॉइड का या निकोल प्रिज्म एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपको ये बता देंगे कि ये प्रकाश किरण ध्रुवित है या फिर अध्रुवित है, ध्रुवित है या फिर अध्रुवित है। ये इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा कि दोनों प्रकाश किरण वृत्तीय ध्रुवित हैं। ध्रुवित प्रकाश जो होता है वो भी 3-4 प्रकार का होता है। वृत्तीय ध्रुवित, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित, समतल ध्रुवित, और उसी को रेखीय ध्रुवित भी बोलते हैं। ठीक है, तो बाद में चर्चा करते हैं। तो फिर D2 से देखा आपने, D2 से देखने पर उसको देखा मूल रेखा भी दिखी, उसके दोनों साइड जो रेखाएं थी वो भी दिखने लगी। तो और तीनों की तीनों रेखाएं समतल ध्रुवित थी। कैसी थी? समतल ध्रुवित। तो इसका मतलब ये हुआ नॉर्मल जीवन इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देखते हैं, तो हमें 2 स्पेक्ट्रम लाइन मिलती है देखने को, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर देखते हैं तो हमें 3 स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलती हैं। ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं? नॉर्मल जीवन इफेक्ट। थ्योरी थोड़ी सी थी, है ना। देखो डेफिनेशन क्या है, सामान्य जीवन प्रभाव वह प्रभाव होता है जिसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में देखते हैं तो हमें मूल रेखा दिखाई नहीं देती है, केवल 2 स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखाई देती हैं, और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत देखते हैं। तो उसके बाद हमें
स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखती हैं, 3 स्पेक्ट्रमी रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में देखा तो 2 स्पेक्ट्रमी रेखाएं नजर आई, दोनों की दोनों सर्कुलरली पोलराइज थी, वृत्तीय ध्रुवीय थी। और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत देखा तो वो आपकी प्लेन पोलराइज थी और 3 दिख रही थी, प्रिंसिपल लाइन नहीं दिख रही थी। जल्दी से एक बार जल्दी सुना देता हूँ। पहले आपने दिव्यांश से पूरा सुना नहीं है, अभी तो मैंने अभी सुनाया है, अनोमलस पे भी आऊंगा तब आप कहोगे डाउट क्लियर। एक बार जल्दी से सुना देता हूँ। मैग्नेटिक सॉरी किसी भी एक ऐसे सोर्स को जो मैग्नेट, एक बार मैं पूरी कहानी को रिवाइज कर रहा हूँ आपके सामने। एक ऐसे सोर्स को जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर लाइन को प्रोड्यूस करता है। अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो और आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, मान लो उस टाइम पर तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो वो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन देगा। और जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड चालू कर दिया एक तरीके से, तो वहां पर बच्चों आपको 2 और मोर देन 2 स्पेक्ट्रल लाइन या 3 स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिल सकती हैं। अगर आपको 2 स्पेक्ट्रल लाइन और 3 स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलती हैं तो आप ये कहोगे कि वहां पर जो इफेक्ट है वो नॉर्मल जीवन इफेक्ट है। लेकिन आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देखोगे तो 2 दिख रही हैं और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर देखोगे तो 3 दिख रही, ओनली 2। तो कौन सा हो गया? नॉर्मल जीवन इफेक्ट। नॉर्मल जीवन इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देखने पर सामान्य जीवन प्रभाव के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो यदि किसी स्रोत को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, मान लो चुंबकीय क्षेत्र आपने अप्लाई नहीं किया है, चुंबकीय क्षेत्र बंद है, उस टाइम पर 0 है उसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो वो तो एक ही स्पेक्ट्रमी रेखा देगा जो उसका काम है। और अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया है, चालू कर दिया है, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं, तो वहां पर 2 स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखेंगी आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और 2 से ज्यादा यानी 3 दिखेंगी आपको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मूल रेखा कभी नहीं दिखती और लंबवत देखते हैं तो आपको मूल रेखा भी दिखेगी और दोनों साइड भी दिखेंगी। ठीक है, ये तो होता है नॉर्मल में। अब आते हैं एनोमलस में। एनोमलस जीवन इफेक्ट जो होता है, अब मैं उसको सुना ही देता हूँ, आप डायग्राम क्या बनाना। एनोमलस जीवन इफेक्ट जो होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, सेम कंडीशन, सोर्स रखोगे, स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होगी, बट मैग्नेटिक फील्ड को आप वीक कर दोगे। कितना कर दोगे? वीक। मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही आपने वीक किया तो आपने देखा कि ये तो स्पेक्ट्रल लाइन को प्रोड्यूस करने लगा। तो आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो 2 स्पेक्ट्रल लाइन के अलावा 2 से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन भी देता है। 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, कहाँ? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर देखोगे तो 3 और मोर देन 3, 3 और मोर देन 3। कई बच्चों के बहुत खुराफाती होते हैं, कई बच्चे दिमाग लगा लेते हैं तुरंत, सर 2 से ज्यादा मिली तो 3 मिल गई जैसे, तो वो नहीं हो जाएगा नॉर्मल। अरे दोनों साइड से देखना पड़ेगा, D1 से भी और D2 से भी। D1 से देखो, D2 से देखो। D1 से देखने पर 2 और मोर देन दिखेंगी और इधर 3 और मोर देन दिखेंगी। ऐसा कभी नहीं होता कि 2 दिखे और 3 दिखे दोनों साइड से। और प्रिंसिपल लाइन तो दिखनी ही दिखनी है, प्रिंसिपल लाइन तो दिखनी ही दिखनी है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ मोर देन 2 और मोर देन 3 स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलती है। मोर देन 2 सर D1 से सर कभी D1 प्रिंसिपल लाइन ही दिखेगी सर। दिखेगी प्रिंसिपल लाइन, एनोमलस में दिखेगी। असामान्य जीवन प्रवाह में दोनों जगह दिखती है। असामान्य जीवन प्रवाह जो होता है, एनोमलस जीवन इफेक्ट, उसमें प्रिंसिपल लाइन दोनों केस में दिखती है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ D1 से देखोगे तो मोर देन 2 मिलेंगी और D2 से देखोगे तो 3 और मोर देन 3 दिखेंगे आपको। और उसमें प्रिंसिपल लाइन दोनों केसों में देखने को मिलती है, बस नॉर्मल में नहीं मिलती है। 100% मिलती है, मतलब ये मिल असामान्य सकती है या नहीं मिल सकती है कि 100% दिखती है? मिलती है। अनोमलस में असामान्य जीवन प्रवाह में 100% मिलती है, तो हमेशा ही 3 नॉर्मल हो में नहीं जाएगा मिलती फिर है। D1 पे तो। हाँ, इसलिए तो बोला मोर देन 2, मोर देन 2 2, और मोर 3 देन नहीं, 2 बोला 3 से ना? ज्यादा भी हो सकती है। हाँ, मोर देन 2 का मतलब 3 से ज्यादा भी हो सकती है। नहीं सर, 3 आप ये हो, नहीं कहते 4 हो, 2 5 और हो। मोर देन 2।
कहाँ कहा था? मोर देन 2 कहा था? नहीं सर, नहीं आपने बोला कहा था है। 2 और मोर देन 2। अच्छा अच्छा, नहीं तो मोर देन 2, 2 नहीं रहता। मोर देन 2 इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और 3 और मोर देन 3 आपकी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये क्यों होता है, इसका रीजन तो आपको डेरिवेशन के अंत में समझ में आएगा कि मोर देन 2 क्यों मिल रही। जब आप डेरिवेशन निकाल लोगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तब आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि नॉर्मल में ऐसा क्यों होता होगा, एनोमलस में ऐसा क्यों होता होगा। ये भी मैं बता दूंगा आपको, अभी याद रखना पड़ेगा आपको, फिर डेरिवेशन हुआ नहीं तब तक। तो ये हो गया। उसके बाद बच्चों, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं याद करवा देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन मैंने सेकेंड ईयर में निकाला था सर्कुलर कॉइल के लिए, वृत्तीय कुंडली के लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए, वृत्तीय कुंडली के लिए, या वृत्तीय कॉइल के लिए बोल सकते हैं। वहां पर बच्चों मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको दो चीजें आपको कंफर्म कर देता हूँ। हालांकि आपको मालूम होगी, नहीं होगी तो मैं सुन लेना आप, और लिखना चाहो तो लिख लेना, बुकों में कहीं लिखा होगा। पहली चीज, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर कोई पार्टिकल मोशन करता है तो वहां उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर कोई पार्टिकल मोशन करता है तो वहां उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यदि कोई कण गति करता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैग्नेट, बताया था ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर कोई पार्टिकल जा रहा है ऐसे, तो वहां थीटा 0 हो जाता है। पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 हो जाता है, और एफ बराबर होता है बी क्यू बी साइन थीटा। एफ बराबर होता है बी क्यू बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड में केवल एक ही फोर्स लगता है, लॉरेंज फोर्स, चुंबकीय बल जिसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं, लॉरेंज बल भी बोलते हैं। अगर मैंने आपसे बोला पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो आप कहोगे थीटा 0, लॉरेंज फोर्स 0। एक चीज होगी। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, पार्टिकल से घूम रहा है, तो 90 का एंगल बन जाता है, और वहां पर लॉरेंज फोर्स लगता है एफ बराबर बी क्यू ई। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा दूसरा ये होता है कि अगर मान लो करंट सर्कुलर कॉइल में क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, अभी याद रख लेना इनको, वैसे तो पहले बताया था, नहीं तो मुझे पूरा डेरिवेशन को फिर से रिवाइज करवाना पड़ेगा। अगर कोई पार्टिकल मान लो क्लॉकवाइज घूम रहा है, किसमें, सर्कुलर कॉइल में, तो मैं आपसे कहूं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, तो आप कहना टूवर्ड सेंटर। मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल की दिशा टूवर्ड सेंटर, टूवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, याद कर लेना। और अगर वही पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, या करंट मान लो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कुछ भी बोल दो, तो याद रखना वहां पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर की तरफ, सेंटर से दूर की तरफ। ये याद रख लेना आप कि यदि कोई कण है क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो चुंबकीय बल की दिशा केंद्र की तरफ होगी, उसका जो भी केंद्र होगा। और यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो केंद्र से दूर की तरफ होगी। ये यहाँ पे याद रखेंगे, आपको डेरिवेशन में हेल्प देगा ये आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। अब करते हैं डेरिवेशन, मिटा देता हूँ इसको। सर टुवार्ड्स जो था सेंटर, मतलब केंद्र की, मतलब अंदर की ओर, यही तो था ना केंद्र की मतलब। ओर, यदि यदि कोई कण क्लॉकवाइज घूम रहा है तो चुंबकीय बल की दिशा केंद्र की ओर, और यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो चुंबकीय बल की दिशा केंद्र से दूर की ओर। याद कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सर एक ऐसे नहीं होता सर, मतलब प्लेन के, मतलब एक पेपर है, इसके अंदर की ओर एक बाहर की ओर, ऐसे था सर। ऐसे ही बोल दो, बोलना है तो, लेकिन यहाँ आपको यही याद रखना पड़ेगा, केंद्र की ओर, केंद्र से दूर की ओर, क्योंकि वही आपको डेरिवेशन में काम आएगा। ऐसे ही याद कर लेना, केंद्र से, या कई बार बुकों में तो यही लिखा रहता है अंदर की ओर बाहर की ओर, बुकों में यही लिखा रहेगा अंदर की ओर बाहर की ओर। आप देखोगे डेरिवेशन में या 12th में जो डेरिवेशन कराया होगा उसमें भी यही लिखा होगा टीचर ने, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आउटवर्ड।
लेकिन आप ऐसे याद रख लेना, केंद्र की ओर, केंद्र से दूर की ओर, ऐसे याद रखना। ठीक है, चलो डेरिवेशन करते हैं। देखो बच्चों, जीवन शिफ्ट निकालते हैं, जीवन शिफ्ट, जीवन शिफ्ट, जीवन शिफ्ट के लिए डेरिवेशन आता है। जीवन शिफ्ट क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा आपको, जीवन शिफ्ट क्या होता है। दोनों चीजें आपने याद कर ली होंगी कि अगर क्लॉकवाइज घूमा तो सेंटर की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो सेंटर से दूर की तरफ। जीवन शिफ्ट के लिए डेरिवेशन आता है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में घूमता है तो उसकी मर्जी है, कैसे भी घूम सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसके पापा मम्मी तो है नहीं, ये उससे कह रहे हैं ऐसे मत घूमो, ऐसे घूमो। तो मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और सर्कुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र आप कैसे भी ले सकते हो। जैसे आपकी इच्छा हुई मुझे तो प्लेन पेपर के यानी बोर्ड के अंदर लेना है, तो फिर आप क्रॉस बना देना, क्रॉस से डिनोट करते हैं, ऐसे क्रॉस बना देना, अंदर नहीं बना रहा, यही बना देना। आपकी इच्छा हुई मुझे मैग्नेटिक फील्ड बाहर लेना है, तो डॉट बना देना, इस टाइप से डॉट बना सकते हो, जैसी आपकी मर्जी करें वैसा कर लेना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो करना, डेरिवेशन से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन आपने मान लो एज्यूम कर ली, मान ली कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो है ही यार, पढ़ ही रहे हैं आप जीवन इफेक्ट में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोर्ड से अंदर की तरफ है, प्लेन पेपर के अंदर है, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आपका कैसा, सर्कुलर पाथ में, और क्लॉकवाइज भी रोटेट कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर रहा है। इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो है आपकी आर, इधर भी कितना, आर, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर। ठीक है, आपको मालूम है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर डायरेक्शन में मोशन करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी इलेक्ट्रॉन या हो या कोई कण हो, अगर वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उस पर हमेशा एक बल लगता है जिसको अभिकेंद्री बल कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका फॉर्मूला आप लोग पढ़ते आ रहे हो बचपन से, F बराबर mv² अपॉन आर, यही होता है। पार्टिकल अगर सर्कुलर डायरेक्शन में मोशन करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल, जिसका फॉर्मूला ये रहा। बच्चों मैं क्या करूंगा, देखते जाएं जल्दी से, v की जगह r ओमेगा लिखूंगा। v लीनियर वेलोसिटी है, रेखीय वेग है, जिसका फॉर्मूला होता है r ओमेगा। सभी बच्चों को मालूम है लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग का फॉर्मूला होता है r ओमेगा, रख दिया अपन r, एक r से एक r कट जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, यानी एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखता है, इक्वेशन डाल के साथ। ठीक है, ये तो सभी को मालूम है, जनरल फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ये आ गया। अब चलो, अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1, कितनी है, ओमेगा 1। और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी यानी बॉडी वेट कितना है, ओमेगा 2। बच्चों कोई चीज घूमती है ना, तो उसके पास जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर होती है, कोणीय है जिसको बोलते हैं। तो इसकी मान लिया आपने ओमेगा 1, इसकी मान लिया आपने ओमेगा। ठीक है, अब आप बताओ इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, बोलो क्या नहीं घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा इधर, सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग ही रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमे चाहे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमे। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है अभिकेंद्री बल, वो तो केंद्र की तरफ ही लगता है, अभिकेंद्री बल की दिशा थोड़ी ना बदलती है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो वही लगता है सेंटर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा, लॉरेंज फोर्स, जिसको मैंने बोल दिया एफ बी, क्या बोल दिया है, एफ बी। उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इधर उसकी डायरेक्शन एफ बी अपोजिट होगी, सेंटर से दूर की तरफ होगी, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। बाद में आप कहोगे तो मैं इसकी डायरेक्शन निकालना ही बता दूंगा, यहाँ इसलिए इन्वॉल्व नहीं करते तो हौच-पौच हो जाएगा, ये आगे दूर की तरफ। ठीक है, ये आगे। अब उसके बाद चलो, मैग्नेटिक उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको मिटा दूं?
इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपने, F बराबर बी क्यू वी साइन थीटा। मैंने क्या बताया था, थीटा 90 होगा तभी फोर्स लगेगा, थीटा 90 नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। तो मैक्सिमम फोर्स कितना आ गया इसका, इलेक्ट्रॉन पर कितना, बी क्यू वी, क्यू की जगह क्या ले लूंगा मैं, ई ले लूंगा, ई ले लिया। वी की जगह बच्चों क्या ले लूंगा, आर ओमेगा ले लूंगा। सही है कि नहीं सही है, अरे लिख देता हूँ लोग, बीई वी इतना तो है ही, और बीई वी की जगह क्या ले लूंगा, आर ओमेगा, आर ओमेगा। सही लिखा है। अब मैं इस यहां से स्टार्ट करता हूँ, वो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है ऐसे, कितनी वेलोसिटी के साथ, ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी के साथ। फोर्स कहाँ लग रहा है, दोनों फोर्स इधर, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐड हो जाएंगे, एफ सी प्लस एफ बी बराबर, एफ बी बराबर सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। क्या होता है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अभिकेंद्री बल बराबर। तो ये वाला जो फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। कितना होता है फॉर्मूला उसका, एम ओमेगा की जगह ओमेगा वन से घूम रहा है स्क्वायर, आर की जगह आर ही आर। सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अभिकेंद्री बल। तो मैंने क्या लिखा, एफ सी प्लस एफ बी बराबर एम ओमेगा 1 स्क्वायर आर। तो ये पूरा अभिकेंद्री बल हो गया। तो यहाँ एफ सी, एफ सी की जगह एफ सी लिखो अभी तो, प्लस एफ बी, एफ बी की जगह ये लिखा है बीई, बीई आर ओमेगा की जगह ओमेगा वन बराबर एम ओमेगा 1 स्क्वायर आर। दिख रहा है आपको इधर, ये तो ऐसे कर देता हूँ थोड़ा मैं, दिखेगा ये। ठीक है, नहीं दिखे तो बताना। ये आ गया एफ सी बी ई आर ओमेगा 1 कितना हो गया, ओमेगा 1 स्क्वायर, ये लिख दिया। एफ सी की एफ सी वैल्यू कौन सा वाला है सर, सेंट्रीपिटल? ये लिखा हुआ है एम ओमेगा स्क्वायर आर बीई आर ओमेगा 1, वो भी रख दिया ये लोग, एम ओमेगा 1 स्क्वायर। डायग्राम को तो मैं अब हटा देता हूँ, मैं बताऊँ डायग्राम को हटा देता हूँ, क्योंकि डायग्राम में आप याद कर लेना है, इधर डायरेक्शन सेम है, इधर अपोजिट है, यहाँ ओमेगा 2 है। हटाता हूँ इसको डायग्राम को। ये लिखा है एफ सी, ये एफ सी है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ये एफ सी है आपका। पहले एफ सी निकाल लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स इतना होगा, फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा 1 वेलोसिटी से घूम रहा है, तो उस टाइम पर आपको मालूम है सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल होगा। तो एफ सी प्लस एफ वी, एफ वी की वैल्यू आपने निकाल के मैंने बता दिया अलग से आपको, लेकिन ओमेगा 1 लिख देना, और इक्वल टू में तो है ही आपको ओमेगा, बिठा देता हूँ इसको। देखो उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, यहां से मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इधर लिखते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर बीई आर ओमेगा 1 बराबर एम ओमेगा 1 स्क्वायर आर। सबसे पहले एम आर का डिवाइड लगाओ, एम आर का डिवाइड लगाओ। तो बच्चों एम आर का डिवाइड लगाएगा तो एम ओमेगा 1 स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, एम आर का डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ से एम आर चला जाएगा और यहाँ से आपका आर चला जाएगा, तो बचेगा बीई अपॉन एम ओमेगा 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर। एम आर का डिवाइड लगा दिया, ओमेगा 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाह रहा हूं मैं, तो इसको इधर ले आओ, ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस का बीई अपॉन एम ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, इक्वेशन डाल दिया मैंने इसको सेकंड। मैं चाहूं तो सिमिलरली करके भी दूसरा लिख सकता हूं, मालूम है आपको, लेकिन आपको नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली कैसे लिखेंगे मैं पूरा बता देता हूँ। एफ सी प्लस एफ बी था, अभी क्या होगा सेकंड वाले डायग्राम में एफ सी माइनस एफ बी होगा, बराबर किसके हो जाएगा, एम, बस डायरेक्शन ही तो अपोजिट है, ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू में आर। एफ सी की जगह लिखोगे एम आर स्क्वायर,
सॉरी एम आर ओमेगा स्क्वायर, एफ बी की जगह लिखोगे आपने, वो लिखा है, देखो वो लिखा है बीई आर ओमेगा 2 बराबर एम आर ओमेगा 2 स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करोगे एम आर का डिवाइड लगा तो कितना आ जाएगा, ओमेगा 2 स्क्वायर। एम आर का डिवाइड लगाया ओमेगा 2 स्क्वायर, इधर एम आर का डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा माइनस का बीई अपॉन एम ओमेगा 2, इधर एम आर का डिवाइड लगाया बराबर में है ये, ठीक है बराबर में है, इसको लिख देता हूँ इक्वल टू, ये माइनस का है प्लस, इसमें डिवाइड लगाया ओमेगा स्क्वायर, एम आर का डिवाइड इसमें लगाया, इसको मैंने पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एम आर का इसमें लगाया, ये आ गया, इसको इधर ले आओ, क्या लिखूंगा ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस का बीई अपॉन एम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। इक्वेशन डाल दिया थर्ड। आप चाहो तो सिमिलरली करके भी लिख सकते हो, गलत नहीं करेगा वो आपका। आपने देखा जो फोर्स एफ सी प्लस एफ बी था वो पहले वाले में एम ओमेगा 1 स्क्वायर के बराबर था, एफ सी की वैल्यू रखी, आपको इक्वेशन मिल गई। दूसरे वाले में आप डायरेक्ट लिख सकते हो सिमिलरली इतना, और नहीं लिखना है तो आपका पूरा प्रोसीजर ये रहा। एक को सॉल्व करो, सॉल्व इक्वेशन सेकंड, सेकंड को सॉल्व करेंगे धनाचार्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कैसे करोगे सॉल्व, धनाचार्य वाला फॉर्मूला कैसे लगाओगे, ओमेगा 1 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ये देखो मैं आपको लिख देता हूँ इधर, ये है आपका, इसके आगे जो कोफिशिएंट है वो ए होता है, ये आपका बी होता है, और ये आपके सी होता है, ऐसे ही होता है। तो ओमेगा 1 बराबर क्या लिखा है फॉर्मूला, माइनस का बी, तो बी की जगह आ जाएगा ये, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस, देखते जाना गलत ना हो जाए, 4ac 4 ए ये रहा 1 है, सी ये रहा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय 2a, तो 2a की जगह है 1, बी की जगह ये रहा, सी की जगह ये रहा, यहाँ रख दिया। 4 को कॉमन निकालो, ओमेगा 1 बराबर 4 को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, कितना आएगा, 4 को मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ आ जाएगा 2, समझ में आ रहा है, कितना आ जाएगा बीई अपॉन एम, क्योंकि मैं नीचे से हटाना चाहता हूँ इसको, प्लस माइनस 4 को बाहर निकालूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मुझे नीचे से 2 हटाना, नहीं तो सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। 2 को भी कॉमन निकाल दो, तो बच्चों 2 को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा 1 बराबर, 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा बीई अपॉन 2m प्लस माइनस, इधर कुछ नहीं बचा, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और 2 नीचे से हटी गया, चलो छोड़ो, 2 को कॉमन निकाला यहाँ से, तो इधर 2 है नहीं तो नीचे आ जाएगा, कॉमन निकालना सभी को आता है, 2 निकालेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, कॉमन निकाल के काट दी। ये अब फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर इफ बी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर इज वेरी लेस देन ओमेगा स्क्वायर। हमने ये मान लिया कि ओमेगा की वैल्यू बी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर से बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, ओमेगा स्क्वायर बड़ा है, तो इस क्वांटिटी को आप नेग्लेक्ट मान के छोड़ सकते हो, इस पूरी क्वांटिटी को नेग्लेक्ट मान के छोड़ सकते हो। यहाँ लिखेंगे हम ओमेगा 1 बराबर बीई अपॉन 2m प्लस माइनस ओमेगा, प्लस माइनस ओमेगा, ये लिख दिया, इसको नेग्लेक्ट मान के छोड़ दिया। ये मैंने मान लिया कि ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी एज कंपेयर टू दिस फैक्टर इज मोर देन, बहुत ज्यादा है,
तो मान के छोड़ दिया, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर बचेगा, तो ओमेगा भाई इसके अंदर ओमेगा स्क्वायर बचेगा तो ओमेगा आ जाएगा। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर आपका 4, थर्ड 4, ठीक है। सिमिलरली इसको सॉल्व करूंगा, तो बच्चों कैसे लिखूंगा इसको सॉल्व करूंगा, तो डायरेक्ट लिख दूं ओमेगा 2 बराबर क्या आएगा मालूम है, देखो यहाँ माइनस था, माइनस आ जाएगा इसमें सब। माइनस आ जाएगा, बस माइनस का बीई अपॉन 2n प्लस माइनस ओमेगा, प्लस माइनस ओमेगा, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 5। एक स्टेप मैं चाहूँ तो यही लिख देता हूँ, काय को फालतू स्टेप बढ़ाना। ओमेगा 1 बराबर बीई अपॉन 2 में 2 ओमेगा को मैंने डेल्टा ओमेगा लिख दिया प्लस माइनस ओमेगा, और यहाँ भी ओमेगा 2 बराबर बीई अपॉन 2 को डेल्टा ओमेगा माना तो डेल्टा ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा, तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू बच्चों कितनी है, ये लिखा हुआ है आपके सामने, डेल्टा ये लिखा है आपके सामने, समझ आ रहा है। तो यहाँ लास्ट स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ, उधर तो आएगा नहीं, इधर लिख देता हूँ, चलो ये लास्ट स्टेप लिख देता हूँ। तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई दिस, और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई दिस, तो यहाँ हम बीई अपॉन 2 है, और डेल्टा ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई न्यू, क्या लिखते हैं 2 पाई न्यू, न्यू की जगह आ जाएगा डेल्टा न्यू, नीचे वाला स्टेप भी हटा देता हूँ, क्या आ जाएगा बच्चों 2 पाई न्यू की जगह डेल्टा न्यू बराबर प्लस माइनस बीई अपॉन 2m, तो यहां से डेल्टा न्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस बीई अपॉन, इसको इधर ले जाओ 4 पाई m, इसको बोलते हैं जीमन शिफ्ट, द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी, द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑन आइदर साइड ऑफ प्रिंसिपल लाइन, मूल रेखा के दोनों ओर जो आपको आवृत्तियां प्राप्त होती हैं या जो आपको स्पेक्ट्रली रेखाएं प्राप्त होती हैं, उनकी आवृत्तियों का जो अंतर होता है उसी को जीमन शिफ्ट बोलते हैं, जीमन हटाव बोलते हैं। जीमन शिफ्ट की डेफिनेशन क्या होगी, प्रिंसिपल लाइन के दोनों और जो स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो होगा वही होगा जीमन शिफ्ट, उनकी फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा वही होगा आपका जीमन शिफ्ट। ये एक्सप्रेशन, ये डेरिवेशन आपको करना है, कोई डाउट है तो पूछ के जरूर जाना, सर अगले दिन से इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट डेरिवेशन बताऊंगा। और जो बच्चे यहाँ रहते हैं मतलब लोकल में, वो टेस्ट देने जरूर आया करें, एक दिन तो आ ही सकते हैं, कोरोना तो खत्म ही हो गया है लगभग, है ना, सर फिर तो से इसलिए पहले लगा था, हाँ फिर से तो पहले लगा था। हाँ वही तो, फिर से पहले लगा क्या, हाँ सर। कोई नहीं सर आपको सर अपन ने सर एम आर ओमेगा स्क्वायर लिया था सर, उसे एफसी बोला था, मतलब केंद्रीय बल था सर, और एक लिया है अपन ने सर एम आर ओमेगा 1 स्क्वायर या एम आर ओमेगा 2 स्क्वायर, सर इसको क्या बोलेंगे सर? इनको भी सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, अभिकेंद्री बल। इलेक्ट्रॉन जब क्लॉकवाइज में घूमता है तब कितना अभिकेंद्री बल लगेगा, और इलेक्ट्रॉन जब एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है तब कितना अभिकेंद्री बल लगेगा, तो वो होता है, और वो जनरल एक्सप्रेशन था एफसी। जनरल एक्सप्रेशन मतलब मान लो कोई सर्कल है और उसकी रेडियस पता है, वहां कोई पार्टिकल घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्री बल उतना लगता है। लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी को फिक्स कर दिया गया है, ओमेगा से घूम रहा है तो वो हो गया, ओमेगा से नहीं घूम रहा है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 से घूम रहा है तो उतना हो जाएगा। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर ही रहते हैं हमेशा। जैसे आपने मान लो ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से कोई पार्टिकल घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्री बल वही लगेगा, केंद्र की तरफ भी लगेगा, भले ही आपने दोनों की वेलोसिटियों को यानी एंगुलर वेलोसिटी को बॉडी वेग को अलग अलग कर दिया गया हो, कभी वही रहने वाला। हाँ। तो ऑफलाइन जो बच्चे को ऑनलाइन जो बच्चे आते हैं वो बच्चे आ जाए करें, अगर यहाँ लोकल के हैं फर्स्ट टेस्ट देने के लिए एक दिन, क्योंकि सर देखो लास्ट में 4 पाई एम कैसे आया सर, मैं नेट वीक हो गया था सर। 2 पाई का डिवाइड लगा दिया इधर,
2 पाई को इधर लेके। ओके सर। और कोई डाउट है तो पूछ लो। सर ये फॉर्मूला लगाया है ना अपन ने, हाँ उसके नीचे वाली स्टेप बताना सर। ये वाला। हाँ सर। क्यों? इसमें क्या किया भैया, 4 को कॉमन निकाला है मैंने, तो जब कॉमन निकालते हैं तो यहाँ तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा, लेकिन इसमें तो 4 है नहीं, तो 4 अपॉन में आ जाएगा, लेकिन 4 अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, 2 को भी बाहर निकाल दिया, 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ अपॉन में 2 आ जाएगा,